आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है और शासन स्तर से जो है कड़े निर्देश भी जारी हुए हैं, चाहे आपके मेडिकल से संबंधित हो और जो भी कन्फ्यूजन थी उससे संबंधित आदेश जारी हुए हैं। तो आप उन आदेशों को भी देख सकते हैं। और वहीं पर कई शिक्षक साथी पूछते हैं कि सर विद्यालय जो है किस प्रकार से मिलता है, तो आज की इसी वीडियो में और नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछा जाता है और कौन कौन से प्रमुख डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कार्य मुक्ति से लेकर कार्यभार ग्रहण करने तक की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई जाएगी। साथ ही एक वीडियो मेरिट्स को रिलेटेड भी बनाया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप जो है शासन स्तर से जारी होने वाली मेरिट लिस्ट का इंतजार भी कर सकते हैं। जो वीडियो बनाया गया है उसमें एक अनुमानित कट ऑफ का अंदाजा बताया गया है। वो मेरिट लिस्ट जो है सही भी हो सकती है और उसमें कुछ बदलाव भी देखने को आपको बाद में मिल सकते हैं। तो एक सिर्फ अनुमान है और अनुमान जो है गलत भी हो सकता है और आपका भी एक अनुमान रहता है कि जो है कट ऑफ कितनी होगी। काफ़ी शिक्षक साथियों के कमेंट आए थे कि सर एक अनुमानित मेरिट लिस्ट बताएं, तो मेरिट लिस्ट बताई थी तो जो है मिनिमम आप ये समझे कि 11 से कम तो मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। अगर कहीं की इतनी से कम जाती है तो ये बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करेंगे और उस वीडियो में जो कट ऑफ बताई गई काफ़ी सोच समझ करके बनाई गई है। फिर भी अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप जो है शासन स्तर से जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसका इंतजार जरूर करें। तो यहाँ पर बात करते हैं कि विद्यालय कैसे मिलेगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाया जाता है, प्रमुख डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे और कार्य मुक्ति से लेकर कार्यभार ग्रहण तक का इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय कैसे मिलेगा और उसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो सबसे पहले जो सेवा काल का वर्ष है 2 वर्ष और 5 वर्ष होना चाहिए, जो कि 17/6/2023 के अंतर्गत है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। वहीं ग्रामीण सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में होगा। ग्रामीण सेवा संवर्ग में कौन आएंगे और नगर सेवा संवर्ग में कौन आएंगे, तो ये भी क्लियर हो गया है कि जो शिक्षक है एवं शिक्षिका खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन है वो ग्रामीण सेवा संवर्ग में आएंगे और जो नगर शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत हैं वो नगर शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आएंगे। एकल अभिभावक का वही यहाँ पर क्लियर किया गया है। तलाकशुदा और डेथ पर ही मान्य होगा। वहीं 40% विकलांगता पर ही मान्य होगा, चाहे आप पहले दिव्यांग हो या बाद में। और इसके बाद असाध्य रोग से संबंधित जो है विशिष्ट निर्देश यहाँ पर जारी हुए हैं और अगर वो जो मेडिकल डिपार्टमेंट दिए उनके हिसाब से नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। और सरकारी सेवा से रिलेटेड भी यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक जो निलंबित हो गए हैं उनका स्थानांतरण तभी होगा जब जो है उनके प्रति जो अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है वो समाप्त नहीं हो पाएगी, तो उनका जो है कार्य मुक्ति नहीं बनाई जाएगी और उनको जो है कार्य-मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनकी जो है अनुशासन वाली कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। तो ये तो यहाँ पर निर्धारित होगा ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर। और 5 वर्ष और 2 वर्ष अगर नहीं है आपकी 17/6/2023, यानी कि आज अगर आपकी डेट 17/6/2023 जो कि अंतिम तिथि है, अगर नहीं होती है तो आपका जो है स्थानांतरण बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट का निर्धारण होता है वो इसी हिसाब से होता है कि शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विकल्प के जनपद में उनके कार्य संवर्ग एवं पद के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में दिए गए जनपद की वरीयता एवं अंक के आधार पर नियमानुसार स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के जनपद में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। तो ये निर्देश है, ठीक है। तो आगे और देखते हैं। वहीं साथी पूछते हैं कि गुणांक अगर समान होता है तब स्थिति क्या बनती है। तो उपयुक्त संदर्भ में यदि गुणवत्तांक समान होते हैं जो पूर्व के वर्षों में निर्देश जारी हुए थे उसके हिसाब से, तो नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण में वरीयता दी जाएगी। अगर गुणवत्तांक समान होते हैं तो नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम जो ज्वाइनिंग डेट होती है या मौलिक नियुक्ति तिथि के हिसाब से अगर बनाई जाती है मेरिट लिस्ट तो उसके हिसाब से होगी, क्योंकि अभी जो है पदोन्नति की प्रोसेस हुई थी तो उसमें मौलिक नियुक्ति और नियुक्ति डेट को लेकर काफ़ी जो है समस्या हुई थी और मौलिक नियुक्ति तिथि को राइट माना गया। तो अब देखना है कि शासन इस पर क्या निर्णय लेता है। वहीं तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को स्थानांतरण में वरीयता प्रदान की जाती है। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण वर्तमान शैक्षिक वर्ष में एक बार किए जाएंगे। पूर्व के निर्देश हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण जनपद रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार किए जाएंगे और अंतर जनपदीय स्थानांतरण अधिकारी के रूप में मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है इस प्रोसेस की जाती है। तो जो मेनली गुणवत्ता अंक की बात है तो ये वाला ऑर्डर पुराना है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण में वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा।
तो पूर्व के आदेशों में देख लें कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई थी। तो पहले जो है विद्यालय आवंटन की समस्त कार्रवाई एनआईसी के विकसित पोर्टल से होगी, जो कि इस बार भी निश्चित रूप से होगी। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु रिक्तियाँ प्रसारित की जाएँ। इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय एकल विद्यालय रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात यदि अन्य रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो इसमें 2 शिक्षक वाले उन विद्यालयों रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक की तरह समस्त रिक्तियाँ एक साथ प्रतिशत की जाएंगी। तो ये 11/10/2021 को आदेश जारी हुआ था, जो कि पारस्परिक अंतर्जनता इस प्रक्रिया में जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापक विद्यालय आवंटन संबंध। तो इस प्रकार से जो है पारस्परिक का यहाँ पर जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है हुई थी। और जो है सादा वाली जो स्थानांतरण की प्रक्रिया में उसमें भी जो है एकल विद्यालय और जो है शिक्षक विहीन विद्यालय पहले देखे जाते हैं और ग्रामीण से ग्रामीण और संवर्ग जो कैडर होता है उसके हिसाब से स्थान की प्रक्रिया होती है। और जो है कुछ पद बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं। ये प्रोसेस बाद में होती रहती है, शासन स्तर से जैसी मांग चलती रहती है उसके हिसाब से प्रोसेस होती है, लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण संवर्ग से संवर्ग में ही होता है। वहीं जो विद्यालय आवंटन की प्रोसेस थी कि दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, पुरुष अध्यापक से ऑनलाइन विकल्प प्राप्त करते हुए, तो यहाँ पे विकल्प भी आपसे लिए जाते हैं। दिव्यांग महिलाओं से भी विकल्प लिए जाते हैं, दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी और पुरुष अध्यापकों से ऑनलाइन विकल्प पहले प्राप्त लिए गए थे। तो इस बार भी है कि इसी प्रकार से जो है विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। विद्यालयों को चयन निम्नलिखित किया जाता है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 अध्यापक तैनात किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार एकल शिक्षक 2 शिक्षक वाले विद्यालय में सर्वाधिक छात्र अनुपात के आधार पर एक और अध्यापक तैनाती की जाएगी। वहीं प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय आरटी के मानक के अनुसार 150 से अधिक छात्र संख्या के साथ सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एकल शिक्षक 2 शिक्षक वाले विद्यालय में आरटी मानक अनुसार प्रधान अध्यापक तैनात किए जाएंगे। वहीं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 अध्यापक तैनात किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार एकल शिक्षक 2 शिक्षक वाले विद्यालय में सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर एक और अध्यापक तैनाती की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है सूचियाँ बनाई जाती हैं और आरोही अवरोही क्रम भी चलता है और उसके हिसाब से जो है विद्यालय आवंटन की प्रोसेस की जाती है। तो इसी हिसाब से पूर्व में भी निर्देश जारी हुए थे, तो इस बार भी इसी प्रकार से निर्देश जारी होंगे। अगर इस संबंध में कोई नया अपडेट आता है, इससे रिलेटेड अगर कोई निर्देश अलग होते हैं तो आपको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। तो पूर्व में जो आदेश निर्गत हुए थे उन्हीं के आधार पर आपको बता रहे हैं कि जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है इस प्रकार से ही की जाएगी। वहाँ पर विकल्प जरूर मिलेंगे और आपको ग्रामीण सेवा से नगर सेवा में नहीं जाना होगा। आपको ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर वाला ही विद्यालय दिया जाएगा। और जो विद्यालय की आवंटन की प्रक्रिया रोस्टर के अकॉर्डिंग होती है। पहले दिव्यांग महिलाओं को वरीयता दी जाती है और फिर दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को, फिर महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थियों से विकल्प लेने का प्रावधान रहेगा। कहीं विकल्प अगर नहीं ले जाते हैं तो कहीं पर जो है पहले पूर्व की भर्तियां हुई हैं तो उनमें जो है पुरुषों से विकल्प नहीं लिए गए थे और स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो है डायरेक्ट दे दिया गया है कई बार। लेकिन जो है अब अगर इसमें विकल्प दिए जाते हैं पुरुषों और महिलाओं को, दोनों को, महिलाओं को तो विकल्प दिए जाते हैं, पुरुषों को विकल्प दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है, शायद विकल्प दिए जाएं। तो ये विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया हो गई, किस प्रकार से विद्यालय मिलेगा। और अब काफ़ी शिक्षकों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और गहनता से इसका परीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में सचिव स्तर से जो है आदेश जारी हो चुके हैं। आप उस आदेश को देख चुके होंगे, सभी को इसकी सूचना मिल चुकी होगी। तो आप निश्चित रूप से श्योर रहें, सही से काउंसलिंग हो रही है और सत्यापन होगा। जिन साथियों ने अगर गलत तरीके से इसमें स्थानांतरण का लाभ लेने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से उनके प्रति कार्रवाई होगी। और इस संबंध में शासन का आदेश भी देर रात में जारी हो चुका था, आप सभी उस आदेश को देख चुके होंगे। तो मेरिट जो है काफ़ी कम भी हो सकती है इस बार, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से जाँच हो जाए तो डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने गलत लगाए हैं उनके रिजेक्ट हो जाएंगे। और 17/6/2023 तक 5 वर्ष और 2 वर्ष का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनके फॉर्म अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट की। नो ड्यू सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी शिक्षक साथियों ने पूछा था कि सर नो ड्यू सर्टिफिकेट किसका बनता है, क्यों बनवाना पड़ता है और इस संबंध में क्या निर्देश है। तो जो नो ड्यू सर्टिफिकेट है आपको उसका पहले दिखाते हैं कि नो ड्यू सर्टिफिकेट होता कैसे है।
नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से है और किसी किसी बैंक में अलग भी हो सकता है, तो उसका प्रारूप जो है आपको अपने बैंक से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है और इसमें जो है आपका कोई भी ड्यू अगर बैंक में है तो उससे संबंधित ये सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन जी सिर्फ उन शिक्षकों का लगता है जिनका स्थानांतरण में नाम आ जाता है और जो है वहाँ उस ज़िले में अगर उनका सैलरी अकाउंट है तो उस सैलरी अकाउंट से संबंधित नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको उस बैंक से लेना होगा। और इसका और ये भी है, अगर आपका लोन उस अकाउंट में चल रहा है, लोन अगर आपका उस अकाउंट में चल रहा है तो बैंक बहुत आसानी से नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देता है। इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए यही प्रोसेस है जितनी मेरी जानकारी में है कि अगर आपका लोन उस अकाउंट में है, उसी अकाउंट से आपका लोन सैंक्शन हुआ हो, या आप समझ रहे होंगे कि जिस अकाउंट से आपका लोन है उस अकाउंट की बात नहीं कर रहा, अगर आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पर है और उसी सैलरी अकाउंट में और उसी बैंक से आपने लोन लिया है, अगर मान एक प्रकार से आप इस प्रकार से समझें कि अगर मान लिया आपका एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई में किसी का सैलरी अकाउंट है, लगभग साथी जो है सैलरी अकाउंट एसबीआई में रखते हैं, अगर सैलरी अकाउंट एसबीआई में है और आपने रुपए की ज़रूरत होने के कारण आपने एसबीआई से ही लोन ले लिया, ठीक है, तो आपका लोन अकाउंट एसबीआई में हो गया और एसबीआई में ही आपकी ईएमआई कट रही है, तो बैंक आपसे नो ड्यू सर्टिफिकेट तभी देगा जब आप लोन पूरा या तो चुका देंगे, ठीक है, ये कंडीशन ही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक साथी अभी सक्षम हो कि वो पूरा लोन चुका दें, तब क्या होगा, तब स्थिति ये होगी कि आप बैंक को जो है लेटर लिख दें कि मेरा जो है लोन जो है ट्रांसफ़र किया जाए, तो अपना लोन जो है दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आप चाहे एचडीएफसी में करा लें, किसी अन्य प्राइवेट बैंक में ट्रांसफ़र करा लें, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र का आपका खर्चा भी आओ और ईएमआई भी थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा करके बता सकते हैं कि जो है मेरा जो है मैं बैंक मतलब कर्मचारी हूँ, शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ और जो है मुझे जो है अपना लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है। तो ये तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरा होता है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट उस बैंक में नहीं है, नहीं सैलरी अकाउंट तो आपका उस बैंक में है लेकिन आपका लोन दूसरी बैंक का है, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है, ठीक है, और आपने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, किससे लिया लोन एचडीएफसी, लेकिन आपकी ईएमआई एसबीआई से कटती है, तब इस केस में जो है एसबीआई आपको नो ड्यू प्रमाण पत्र दे देगा, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका ड्यू है, ये ड्यू आप एसबीआई का नहीं है, ये ड्यू जो है एचडीएफसी का है। तो एचडीएफसी से आपने पैसा लिया है, एसबीआई से नहीं लिया है, एसबीआई में तो सिर्फ पैसा कट रहा है, ईएमआई कट रही है, तो यहाँ पर एसबीआई आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो है सैलरी अकाउंट की ही एनओसी आपको देनी होगी। लोन अगर आपका या तो आप क्लोज़ करा लें या आप उसको ट्रांसफ़र करा लें, अगर आपकी ईएमआई कट रही है और लोन किसी अन्य बैंक से है तो नो ड्यूज़ मिल जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट से लेकर रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें। जितनी मेरी जानकारी में मैंने आपको उतनी जानकारी पूर्ण रूप से दे दी है, फिर भी आप अपने स्तर से ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लें। बैंक के रूल्स जो है अपडेट होते रहते हैं, तो आप जो है बैंक में जा कर के अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट जो है हाई है और जो पिछड़े जनपद हैं वहाँ पर शिक्षक साथी कम जाते हैं तो उसकी मेरिट निश्चित रूप से कम रहती है, 11 से लेकर 15, 15 से 18 इस प्रकार से मेरिट जाए। हाईएस्ट मेरिट जो है सब जनपद की मानी जाए तो 26-27 ही हो सकती है, हाईएस्ट मेरिट की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने 12 अंक लगाएगा तो उनकी निश्चित रूप से मेरिट अलग होगी, उनका मेरिट काफ़ी बनेगी, लेकिन वो केस बहुत कम होते हैं कि जो है 2 से 3 हज़ार विकलांग अभ्यर्थी हों और जो स्पेशल कैटेगरी के आए 2 से 3 हज़ार ऐसे ही हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्थानांतरण की बात है तो जो है 10 से कम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन 10 से लेकर के 12, 13, 14, 15, 10 से ऊपर ही मान लें, इससे कम तो मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता है। अगर कहीं होता है तो ये अपवाद होगा, तो आप उस पर विशेष ध्यान ना दें। जो शासन स्तर से मेरिट जारी होगी उसका आप निश्चित रूप से इंतजार करें। तो अब इसके बाद जब आपको विद्यालय जो आपका स्थानांतरण में नाम आ जाता है उसके बाद जिन जिन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है तो एक एक करके आप उन सर्टिफिकेट को यहाँ पर देखें। मेनली जो सर्टिफिकेट है वो है कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र, जो कि आपका जो है विद्यालय से बन जाएगा। जहाँ पर आप कार्यरत थे वहाँ से आप जो है उस जनपद के जहाँ पर विद्यालय में आप कार्यरत थे वहाँ से ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। वहाँ के प्रधान अध्यापक की यहाँ पर मोहर लग जाएगी और जो है इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान अध्यापक की मोहर लगेगी। प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त विवरण का अवलेख को मिलान कर लिया गया जो पूर्णतः सत्य व सही है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के उपरोक्त आदेश की सूची के अनुसार सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक श्रीमती प्राथमिक विद्यालय विकास खंड सनपुर फतेहपुर को आज दिनांक यहाँ से स्थानांतरित
जनपद कार्यभार ग्रहण मुक्त किया गया तो कोई देयता अवशेष नहीं है, इससे संबंधित एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। और अदेयता का प्रमाण पत्र भी इसी में बनवा सकते हैं, आप अलग से बनवा सकते हैं, इसी फॉर्मेट पर जो है आप बनवा सकते हैं। इसी में जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी अपने साइन कर देंगे और इंचार्ज प्रधान अध्यापक या आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ पर अगर हेड मास्टर हैं तो जो वो इसको कार्य मुक्त करने का आपका आदेश बना देंगे। और आप इसी में अदेयता की प्रमाण पत्र भी इसी में बनवा लें और इसी में जो फॉर्मेट दोनों का एक ही फॉर्मेट है तो आप इस हिसाब से बनवा सकते हैं, नहीं तो एक अलग से अदेयता का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अदेय प्रमाण पत्र जो कि कार्यालय जिला वित्त शिक्षा अधिकारी की ओर से देखिए इस प्रकार से बन जाता है। ऑनलाइन आवेदन संख्या, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, ये सारी आपकी डिटेल लिखी रहेगी। यहाँ पे लिखा होगा कि स्थानांतरण हो गया है, विद्यालय संबंध कोई भी धनाभिलेख, पासबुक, चेकबुक अवशेष नहीं है इस सत्र में इनके द्वारा दिनांक कितने दिन तक आकस्मिक अवकाश वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो भी इसी में उसके बारे में लिख जाएगा, तो आप इस हिसाब से बनवा सकते हैं। वहीं हस्ताक्षर प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के भी यहाँ पर साइन होकर के ये वेरीफाई हो जाएगा और नीचे जो है जिला वित्त शिक्षा अधिकारी के भी यहाँ पर साइन हो, तो ये कंप्लीट अदेयता प्रमाण पत्र बन जाएगा। यानी कि तीनों स्तर से यानी कि विद्यालय स्तर से, खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से और जिला वित्त शिक्षा अधिकारी स्तर से ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है जब स्थानांतरण की प्रोसेस पूरी हो जाएगी और स्थानांतरण की लिस्टें जारी हो जाएंगी तो जिस जनपद में जिस प्रकार से आदेश जारी होंगे उसको आपको फॉलो करना होगा। लेकिन जो मेनली प्रोसेस होती है वो यही होती है कि विद्यालय स्तर से पहले आपका कार्य मुक्ति होगी, अदेयता प्रमाण पत्र बनेगा और उसी स्तर पे जो है बीआरसी स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। फिर जो है बीएसए के अकॉर्डिंग जो है उस पर साइन होंगे और आपका जो है अदेयता प्रमाण पत्र बन जाएगा। साथ ही इसमें एक सेवा प्रमाण पत्र भी बनता है जो कि कार्यालय जिला वित्त शिक्षा अधिकारी से बन जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती जो है इनका मानव समुदाय कोड निवासी वर्तमान में प्राथमिक उच्च प्राथमिक सम्मिलियन में सहायक अध्यापक या प्रधान अध्यापक कार्य की प्रथम नियुक्ति ये है जिला वित्त शिक्षा अधिकारी जनपद से, इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बनाया जाए और आपको निर्देश दिया जाए कि आप जो है पहले बीआरसी स्तर से वेरीफाई कराएं तो वहाँ से ये वेरीफाई होकर के जो है बीएससी स्तर पर जाएगा और वहाँ से वेरीफाई होकर आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण जिस जनपद में जाएंगे तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक शपथ पत्र आपको लगाना होगा जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बन जाता है कि आप जो है कार्यरत जनपद से जो है दूसरे जनपद में जाना चाहते हैं और जो है वहाँ पर आप जाती उत्तर प्रदेश वित्त शिक्षा अध्यापक नियमावली सन 1981 के नियम 21/22 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने को स्थानांतरित जनपद के ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र के अपने संवर्ग की ज्येष्ठता में अपने को सबसे निम्न स्थान पर पद स्थापित किया जाना स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं या करती हूं। मैं अपनी पूर्व की ज्येष्ठता हेतु स्थानांतरित जनपद में किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगी। तो ये इस प्रकार से लेटर बनता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो ये लेटर अभी का है, इसी बार का किसी साथियों ने बना हुआ है, तो ये वो लेटर है। ये वाला लेटर जो है सभी शिक्षक साथियों का लगेगा जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनता है कि मैं जो है अब जो है वर्तमान जनपद से दूसरे जनपद में जाना चाहता या चाहती हूँ तो मुझे जो है वरिष्ठता मेरी चली जाएगी, मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार का एक आदेश बनता है। एक और लेटर बनता है जो कि कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी के कार्यालय से बनता है, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। ये अंतिम वेतन प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ इसमें बताया जाता है कि आपका अंतिम वेतन भुगतान कितना हुआ है। सचिव उत्तर प्रदेश वित्त शिक्षा परिषद इलाहाबाद के आदेश संख्या के हिसाब से इनका जनपद से स्थानांतरित कर दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, विकासखंड क्षेत्र जनपद के पास विद्यालय संबंधी कोई भी धनराशि, पासबुक, चेकबुक, अभिलेख और सामग्री उपलब्ध शेष नहीं है। इनका वेतन मान्यता भुगतान किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार से है। वेतन का यहाँ पर पूरा विवरण दिया जाता है जो आपकी लास्ट पे यानी एलपीसी की बात यहाँ पर हो रही है, लास्ट पे सर्टिफिकेट ही इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अंतिम वेतन भुगतान जो प्राप्त हुआ है वो जो है आपकी पूरी डिटेल जो है स्थानांतरित होने वाले जनपद में आपको ये वाला लेटर जमा करना होता है। फिर ये वेरीफाई होकर के उसी जनपद में आ जाता है और आपकी पेमेंट जो है शुरू हो जाती है। तो ये अंतिम में वेतन भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य रूप से लगता है और जब आपका स्थानांतरण हो जाएगा तब ये आपकी आवश्यकता होगी। तो ये जाते समय भी बन जाता है और बाद में भी बन जाता है, कोई समस्या नहीं होती है और ये लेटर बाद में भी बन जाता है। आप इसका वेरिफिकेशन ज़रूर जल्दी करवाना होता है, नहीं तो जो है वेतन लगने में काफ़ी देरी हो जाती है।
फिर इसके बाद जो है आपका एक नया आदेश बनता है जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्यभार मुक्ति आदेश। तब आपको जो है बीएस स्तर से कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा। आदेश यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्री श्रीमती को आदेश संख्या के क्रम में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के विकास खंड क्षेत्र के पद पर दिनांक को उक्त विद्यालय ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय के आदेश संख्या दिनांक द्वारा इनकी पदोन्नति, अगर पदोन्नति हुई होगी तो उस हिसाब से इसमें लिख जाएगा। विद्यालय में ग्रहण किया इनका स्थानांतरण आवेदन पत्र कार्यालय के स्थानांतरण रजिस्टर में क्रमांक में अंकित किया गया और वहीं उनका नाम लिख जाएगा कि विशिष्ट बीटीसी या उर्दू बीटीसी जो भी आपका प्रशिक्षण होगा। उपरांत मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर उनकी नियुक्ति के दिनांक एवं आदेश संख्या प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित कर दिया गया। तो जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के नाम सहित मोहर लगाई गई है। उक्त अध्यापक की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों से जो है इनका वेरिफिकेशन कर लिया गया है। अगर कोई वेरिफिकेशन रह जाता है तो जो है प्रमाण पत्रों सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, जिसे स्थानांतरित जनपद के जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापन। अगर किसी का जो है सत्यापन पूरे नहीं होंगे तो जो है अब जो है जिस जनपद में जा रहा है उस जनपद के जिला विशिष्ट अधिकारी स्तर से जो है सत्यापन कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की निर्गत आदेश संख्या के अनुसार सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के विकासखंड क्षेत्र को आज दिनांक इतने बजे से जो है अपरांत जनपद में अंतर जनपद स्थान के फलस्वरूप जनपद ग्रामीण क्षेत्र के कार्यभार मुक्त किया जाता है। साथ ही शासक का प्रमाण पत्र देता हूँ, उनके विवरण कार्ड विशिष्ट शिक्षा परिषद की वेबसाइट लेखाधिकारी कार्यालय के सॉफ्टवेयर पर बने प्रो फार्मा में भर दिया गया है। तो जिला विशिष्ट अधिकारी जनपद तो आपका यहाँ से जो है कार्यभार मुक्ति आदेश एक जारी होगा, जो कि आप वर्तमान में जिस जनपद में कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको एक कार्यभार मुक्ति आदेश मिल जाएगा और आपको जो है कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। फिर आपको दूसरे जनपद में वहाँ पर जाना होगा। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको जो मेन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उसको भी यहाँ पर आप देख लें, और बाकी के जो आदेश आपको बताए थे वो तो यहाँ वहाँ पर जा कर के आपको लगने ही है। और आपके सारे शैक्षिक अभिलेख पूर्ण रूप से लगेंगे, चाहे वो जाति निवास हो, हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन, और आपकी जो है प्रशिक्षण की योग्यता हो, टेट मार्कशीट हो, ये सारी जो है योग्यताएं आपकी लगेगी। पदोन्नति से संबंधित जो भी आपके लेटर हैं वो भी, मेडिकल से रिलेटेड आपके कोई भी प्रमाण पत्र हैं जिसका आपने भारांक लिया है उससे संबंधित, और आपकी एक पहचान पत्र, आईडी और एलपीसी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर लगेंगी। तो यहाँ पर जो है जब आप जनपद में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक 10 रुपये का शपथ पत्र लगता है, जिसको नोटरी के दिए गए प्रारूप में स्थानांतरित जनपद के जिला विशिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर देखें कि समक्ष जिला विशिष्ट अधिकारी जनपद की मैं पत्नी, पुत्र, पुत्री प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय विकासखंड जनपद में सहायक अध्यापक पद पर दिनांक से कार्यरत हूँ। मेरा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के आदेश संख्या द्वारा वर्तमान में कार्य जनपद नगर क्षेत्र में, ग्रामीण नगर क्षेत्र में हुआ है। मेरे कार्य जनपद में किसी भी बैंक विभाग का किसी प्रकार का कोई देय अब से नहीं है। ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली 1981 के नियम 22 के अनुसार किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्व स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार का हकदार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 नियम 22(2) में दी गई उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार मैं अपना नाम अपने स्थान जनपद ग्रामीण नगर क्षेत्र के अपने संवर्ग की ज्येष्ठता में अपने को सबसे निम्न स्थान पर पदस्थापित किया जाना स्वेच्छा से स्वीकार करता या करती हूँ। मैं अपने पूर्व में कार्य जनपद की ज्येष्ठता हेतु स्थानांतरित जनपद में किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगी। हस्ताक्षर अध्यापक। तो ये जो है एक आपको शपथ पत्र देना होगा जिस जनपद में आपका स्थानांतरण होकर आया है, तो ये वाला लेटर भी आपको यहाँ पर जमा करना होगा, और बाकी के लेटर जो है मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके बाद जो है फिर आपका ये शपथ पत्र जमा हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट जो आप बनवा कर लाए हैं वो आपके वहाँ पर जमा हो जाएंगे। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी वर्तमान जनपद में जहाँ पर आपका स्थानांतरण हो गया। आपसे चॉइस लेकर आपको विद्यालय दिया जाएगा, जो कि रोस्टर के अकॉर्डिंग ही विद्यालय देने की प्रक्रिया की जाएगी। आप जो है दूसरे जनपद से जब अगले जनपद में आते हैं तो वहाँ पर आपके ज़िले में ही ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही आपको जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। महिला शिक्षकों को यहाँ पर जो है वेटेज का लाभ मिलता है, यानी कि उनको जो रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें विद्यालय दिया जाता है। यानी दिव्यांग महिला को पहले, फिर महिला, उसके बाद दिव्यांग पुरुष और फिर पुरुष, और वही सिस्टम रहेगा। एकल विद्यालय रहेंगे और फिर उसके हिसाब से विद्यालय की प्रोसेस की जाएगी। जो आपको बताइए उसी के अकॉर्डिंग विद्यालय की पूरी प्रोसेस आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी, जो कि 2019-20 में जिस प्रकार से की गई थी। तो आई होप ये इस बार भी प्रोसेस उसी प्रकार से की जाएगी, क्योंकि स्थानांतरण के नियम जो है थोड़ा बहुत परिवर्तित होते हैं। और नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है आपके
के जो प्रश्न थे उनको क्लियर किया गया है। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है लोन जिस सैलरी अकाउंट में अगर होगा तो आपको जो है या तो वो आपको स्थानांतरण करवाना होगा लोन, या फिर आपको क्लोज करवाना होगा। और स्थानांतरण करवाने के लिए आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जो है आप अपना अकाउंट खुलवा लें और वहाँ पर आप जो है अपना लोन स्थानांतरण करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्राइवेट बैंक आपका बहुत जल्द जो है लोन अकाउंट खोल देंगे और वो जो है वो वाला लोन अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करवा लेंगे। और उसकी जो प्रोसेस होगी, आप एक बार बैंक चले जाएं, वहाँ से आपकी पूरी प्रोसेस मालूम चल जाएगी कि आपका स्थानांतरण होना है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि रूल्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। तो आप एक बार जल्द से जल्द अपने नज़दीकी बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ पर चले जाएं। साथ ही किसी प्राइवेट बैंक में भी एक बार कंसल्ट कर लें। काफ़ी जो है उनके लोन डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, वो आपको पूरी गाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रमुख डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर इसमें छूट गया होगा तो आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई भी कमेंट हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो है मेरिट को लेकर के वीडियो बनाया, आप उतना ज़्यादा परेशान ना हो। शासन स्तर से जो मेरिट आएगी वही ऑफिशियली मानी जाएगी। ये सिर्फ मेरिट अनुमानित है और अनुमान जो है किसी का भी गलत हो सकता है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी जो मेरिट है आप अपने आप को अभी सुरक्षित समझें और ये ना समझें कि मेरा होगा नहीं। जब तक शासन स्तर से मेरिट नहीं आ जाती, अंतिम रूप से क्या परिणाम होता है तभी जो है कुछ संभव होता है। और जो मेरिट अनुमानित बनाई गई है वो आप सभी के जो है के द्वारा जो सर्वे किया गया था और आपसे जो पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग और काफ़ी शिक्षक साथियों के से पूछ करके ये मेरिट बनाई गई थी। अगर इसमें भी कोई आपको गलती लगती है तो क्षमा करें। और जो है आप एक बार इस मेरिट को भी देख सकते हैं और साथ ही जो है शासन के स्तर से जो मेरिट जारी होगी आप उसको भी देख सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी ट्रांसफ़र को लेकर के, और मेडिकल के आज सत्यापन से शुरू हो जाएंगे और काफ़ी शिक्षकों के निश्चित रूप से मेडिकल सर्टिफिकेट रिजेक्ट किए जाएंगे और काफ़ी आवेदन भी रिजेक्ट होंगे। आप देखिएगा आज शाम तक जो है इसकी सूचना पूरी मिल जाएगी और कितने आवेदन हुए हैं इसकी भी जानकारी पूर्ण रूप से आज या देर रात्रि तक या कल तक जो है मिल जाएगी, क्योंकि आज अंतिम डेट है और उसके हिसाब से मालूम चल पाएगा कि कितने शिक्षकों ने फॉर्म भरे हैं अंतिम रूप से। और जब डाटा लॉक हो जाएगा उसके बाद ही पूरी सूची जारी हो पाएगी और जब डाटा लॉक होने के बाद ये मालूम चल पाएगा कि कितने शिक्षकों के अंतिम रूप से फॉर्म एक्सेप्ट विभाग द्वारा किए गए हैं। तो अभी ये पूरी प्रोसेस जो है लगभग हफ्ते भर में पूरी हो पाएगी। तो निश्चित रूप से आप ये समझें कि 24 तारीख के बाद ही मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले तो पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है कि मिल जाए। 24 के बाद ही आपको ये मेरिट लिस्ट देखने को मिल पाएगी। तो आप 24, 25, 26, 30 तारीख तक, लेकिन हाईएस्ट है कि इतने तारीख तक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और आपकी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको दूसरा जनपद आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फॉर्म शायद आ पाएंगे। अभी ये प्रोसेस चालू है तो अभी जो है म्यूचुअल अंतर जनपदीय वाले भी फॉर्म नहीं आ पाएंगे। अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है और वो वाले फॉर्म आप भर दें। अगर ज़िले के अंदर आप म्यूचुअल साथी आपको मिल जाते हैं तो ज़िले के अंदर वाला फॉर्म आप भर दें और उसको तो आप भर ही दें। अगर मान लीजिए किसी शिक्षक साथी का नहीं होता है तो पता पड़ा कि वो म्यूचुअल वाला ट्रांसफ़र ज़िले के अंदर वाला भी नहीं भरे तो उसको फॉर्म को भर दें। उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ना ही आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका अंतर जनपदीय में स्थानांतरण हो जाता है तो आप जो है ज़िले के अंदर वाला आप वैसे भी नहीं लेंगे, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी भर दें। जिनको लगता है कि उनकी मेरिट कम है और मेरिट ज़्यादा जाने वाली है तो निश्चित रूप से आप वो वाला फॉर्म भर दें। जिनकी मेरिट जो है 11-10 से कम नीचे है तो वो जो है निश्चित अपने अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि 9, 10, 11 सबसे लोवेस्ट मेरिट बता रहा हूँ, इससे कम नहीं जाएगी। आप देख लेना, इससे कम नहीं जाएगी। तो जो शिक्षक साथी सोच रहे हैं कि 10 से नीचे हो जाएगा तो उम्मीद आप बहुत कम रखें। तो आप म्यूचुअल स्थानांतरण जो कि ज़िले के अंदर का है उसका फॉर्म भी ज़रूर भर दें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जैसे ही कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड नई अपडेट आती है निश्चित रूप से आपको अपडेट दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।